नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। जब हम बात करते हैं किसी भी परिवार की, तो वहां किसी भी बच्चे का जन्म लेना एक बहुत बड़ा मौका होता है। माँ बाप और परिवार पर उस बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर उसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो फिर उसकी परेशानियां भी उसी परिवार पर, माता पिता पर, अभिभावकों पर आ जाती है। अगर हम बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि हालांकि ये समस्या है तो बहुत बड़ी, लेकिन इसके बारे में जानकारी, जागरूकता बहुत कम है। अक्सर होता ही है कि लोग किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी को अपने भाग्य का हिस्सा मानकर शांत बैठ जाते हैं। बहुत से लोग उस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होते जहां उनको इलाज मिल सकता है या सरकार की कई योजनाओं से उन्हें लाभ भी मिल सकता है। आज बहुत विस्तार से हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और जिसमें भी खास तौर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑटिज्म की। क्योंकि ऑटिज्म रोग की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत अधिकतर बच्चे के जन्म के 3 साल में हो जाती है और लड़कियों की अपेक्षा में लड़के जो हैं इससे 4 से 5 गुना ज़्यादा ग्रस्त होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को ऑटिज्म हो जाता है तो इसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ता है, इसलिए उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये आज हम विशेषज्ञों से समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें टोटल हेल्थ में और हम विषय के बारे में कुछ और आपको बताएं, उससे पहले बात उस दुर्घटना की जो केरल में हुई है और जो खबर आ रही है उस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। केरल के कोल्लम में एक मंदिर में आज आग लगने से 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा आज तड़के करीब 3:30 बजे हुआ। कोल्लम के पारावोर इलाके में बने पुत्तिंगल मंदिर में आग लगने से देवास्वम बोर्ड बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हादसे में 200 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर में उत्सव के दौरान आतिशबाजी की वजह से ये हादसा हुआ। केरल में 4 दिनों बाद नए साल का उत्सव मनाया जाता है। उससे पहले यहां पूजा का आयोजन किया जाता है। इसी सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग यहां जमा थे। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। केंद्र ने इस मामले में राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद देने को कहा है और इसका उन्होंने आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया कराने का आग्रह भी किया है। और अब वापस लौटते हैं टोटल हेल्थ की तरफ और बात ऑटिज्म की। ऑटिज्म जिसके बारे में जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा कि जानकारी बहुत कम है और सबसे बड़ी ज़रूरत आज यही है समझने की कि दरअसल ऑटिज्म और बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं और किस तरह से किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, क्या होते हैं इस बीमारी के लक्षण और कैसे इसे पहचाना जा सकता है। ये तमाम बातें जानने की हैं और आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ऑटिज्म रोग के विषय में और ये जानते हैं कि ऑटिज्म किस तरह से किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित समस्या है जिसे कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है। Marry me? ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिससे बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होता है। इसका प्रभाव बच्चे के व्यवहार, गतिविधियों और प्रतिक्रिया पर भी पड़ता है। अक्सर जन्म के बाद कुछ ही महीनों में शिशु में इसके लक्षण नजर आने लगते हैं। ऑटिज्म से ग्रस्त होने पर ठीक से बातचीत न कर पाना, संचार में समस्या और दैनिक जीवन की क्रियाएं करने में कठिनाई होती है। इसी वजह से व्यक्ति का जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सही इलाज, प्रबंधन और प्रशिक्षण से ऑटिज्म ग्रस्त व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव तभी हो सकता है जब ऑटिज्म के लक्षणों को जल्द पहचाना जा सके। इसलिए आवश्यक है ऑटिज्म रोग के विषय में सही जानकारी और जागरूकता होना। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
जावेद अख्तर कहते हैं, सच ये है बेकार हमें गम होता है, जो चाहा था दुनिया में कम होता है। दरअसल किसी इंसान को खुशी या गम कब मिलते हैं और कब चले जाते हैं ये शायद वो भी नहीं जानता, लेकिन बहुत सी परेशानियां, बहुत सी दिक्कतें कम हो सकती हैं अगर उसके पास जागरूकता हो और उसके पास सहयोग हो अपनों का और साथ ही साथ समाज का, देश का। आज हम बात कर रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, खासतौर पर ऑटिज्म की। उसके लिए क्या करना है, क्यों ना समझें विशेषज्ञों से। क्योंकि जहां लोग जो है ऑटिज्म को एक रोग मानते हैं, विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये एक अवस्था है, इसलिए इसको बेहतर तरीके से कैसे डील किया जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है जानकारी लेना। इस विषय से संबंधित कोई भी आपके सवाल हो वो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। आज हमारे पास यहाँ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिफाली गुलाटी, चीफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवेंदु रॉय, आप सीनियर एडवाइजर पीडियाट्रिक्स, आर्मी हॉस्पिटल RNR से। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मिस्टर अवनीश कुमार अवस्थी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एंड मिसेस मैरी बरुआ, डायरेक्टर, एक्शन फॉर ऑटिज्म। आप सभी का स्वागत है। ये जो आज का विषय है जिसमें खास तौर पर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और ऑटिज्म की बात हम करने वाले हैं, इसे लेकर ये माना जा रहा है कि जागरूकता की कमी है। इसलिए इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी या फिर इस 1 घंटे के दौरान हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फ़ोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग न करें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealth@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिफाली गुलाटी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो उसके बारे में समझना, जानना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ये छोटे बच्चों में होते हैं जिनके अंदर मानसिक और शारीरिक विकास में परेशानी होती है। ऑटिज्म एक ये इसका बिहेवियरल डिसऑर्डर है, उसमें और दूसरे डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं जिसमें सेरेब्रल पॉल्सी एक और मसल डिस्ट्रोफीज, एपिलेप्सी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें जो बच्चे के जब डेवलपमेंट चल रही है, विकास चल रहा है, जन्म से पहले कंसेप्शन के टाइम से लेकर जब पैदा होते हैं और शुरू के कुछ सालों तक, उस समय में जब किसी भी प्रकार से कुछ आनुवांशिक इंसल्ट होती है या कुछ एनवायरमेंटल होते हैं, उसकी वजह से विकास में, मानसिक और शारीरिक विकास में कोई हानि होती है, तो उसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। इम्पॉर्टेंस ये है इसके जागरूकता होने में कि एक तो जो भी उसको अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो कारण आइडेंटिफाई करें ताकि ऐसे बच्चे पैदा ही ना हो। दूसरी है कि इनको जल्दी पकड़ना है ताकि जितने जल्दी हम इन बच्चों को इन बीमारियों से डायग्नोस करेंगे, जिन परेशानियों से डायग्नोस करेंगे, उतनी जल्दी हम उनके ऊपर इंटरवेंशन कर पाएंगे, उनका जो निदान कर पाएंगे उससे, ताकि वो ज़्यादा सोसाइटी में जितना हो सके और बाकी बच्चों की तरह हो सकें और उनका विकास हो, स्कूल में जाएं और बड़े होकर कुछ कर पाएं। जी अवनीश जी, आपसे समझें कि ये जो बात आ रही है कि केसेस सामने ज़्यादा आ रहे हैं और दूसरा लोगों में अवेयरनेस की जो बात है, देश की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, क्या जागरूकता का स्तर आप देखते हैं और जो प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके लेकर सेंसिटिविटी लोगों की बढ़े या इसको देखने का नजरिया बढ़े, क्योंकि इसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है, उसका परिवार भी इन्वॉल्व है, क्या प्रयास हो रहे हैं? जी, हमारा जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये वर्ष 2012 में जो है स्थापित हुआ है। और आपको मालूम है कि हमारा जो डिसेबिलिटी का पूरा सेक्टर है ये एमर्जिंग सेक्टर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर इस पर काफ़ी अब काम शुरू हुआ है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर पर विशेष जो है बल दिया है और हमारे जो उन्होंने जो कहा, दिव्यांगों के लिए विशेष हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रदेश की जो सरकारें हैं उनमें भी जो है इस विभाग को बनाया जा रहा है और इस पर काम भी शुरू हुआ है और काफ़ी संख्या में जो है स्कीम्स और पॉलिसीज आई हैं। NGO जो सेक्टर है हमारा, जो वॉलंटरी सेक्टर है, वो इस सेक्टर में काफ़ी मजबूत है और उनका रोल अपनी जगह है, क्योंकि ये सेक्टर डिसेबिलिटी का इतना कठिन है कि जब तक हम वॉलंटरी सेक्टर को साथ नहीं लेते हैं तो इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी खुशखबरी कार्यक्रम के शुरू में मैं देना चाहूँगा
कि हमारा जो डिसेबिलिटी का एक्ट है 1995 का, उसमें ऑटिज्म को जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया था। हालांकि जो नया बिल हमने पार्लियामेंट में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है, उसमें ऑटिज्म को हमने शामिल कर दिया है और हमारी मानना है कि बिल हमारा जल्दी टेकअप होगा। लेकिन जो हमारी नेशनल ट्रस्ट है यानी राष्ट्रीय न्यास है, वो 4 सेक्टर्स के लिए बना हुआ है, जिसमें से ऑटिज्म भी है। और राष्ट्रीय न्यास में ऑटिज्म एज अ डिसेबिलिटी ऑलरेडी पहले से वर्ष 1999 से जो है वो अपना स्थान पाए हुए थी अभी तक। लेकिन ऑटिज्म चूंकि हमारे एक्ट में प्रोविजन नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने कोई डिसेबिलिटी की गाइडलाइंस यानी उसके मेजरमेंट की गाइडलाइंस जारी नहीं की थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे हमारी व्यवस्था में ये जल्दी निर्णय अभी हुआ है कि ऑटिज्म को मेजर करने के लिए 2 टूल्स हमने अप्रूव किए हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के सहयोग से, एम्स के सहयोग से, डॉक्टर शिफाली यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी पूरी टीम के सहयोग से, नेशनल ट्रस्ट के सहयोग से। और हम लोग ने निर्णय लिया है कि ऑटिज्म को मेजरमेंट के लिए ईसा एक टूल है और इनक्लेन टूल है। इनक्लेन डिटेक्शन के लिए, ईसा उसके जो है डिग्री ऑफ ऑटिज्म को मेजर करने के लिए एक साथ 2 टूल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे जितने बच्चे हमारे ऑटिस्टिक हैं उनका मेजरमेंट अगर होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होगा, तो देश में उनको विभिन्न जो हम सुविधाएं देते हैं, चाहे वो एजुकेशन में है, एजुकेशन में 3% चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन है वहाँ पर, या फिर जो भी हमारी स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस की हैं, बाकी स्कीम्स हैं, उनमें जो है फ़ायदा मिलेगा। जी मैरी जी, आपसे ये जाने, आप जो है काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं सहयोग के लिए, और साथ ही आपने अपने जीवन में भी देखा आपके परिवार में, तो क्या तजुर्बा या किस तरह का रिएक्शन होता है जब किसी पेरेंट को ये पता चलता है कि डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, ये देखकर कि बाहर भी ले जाना है, सोसाइटी का क्या नज़रिया रहेगा, तो किस तरह के जो समस्याएं हैं उससे कोई भी पेरेंट डील करता है जब उसको इस बात का पता चलता है कि जो बच्चा आया है परिवार में वो ऑटिज्म उसको हो गया है? देखिए, जब कोई पेरेंट को डायग्नोसिस मिलता है ऑटिज्म का, एज अ पेरेंट हर पेरेंट का एक एक्सपेक्टेशन रहता है। हम सब सोच लेते हैं कि मेरा बेटा और बेटी ये पढ़ाई करेगा, ये होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन को पूरा चेंज करना पड़ता है। यू नो, इट्स लाइक कम्प्लीटली एक नया बच्चे को हमको एक्सपेक्ट करना है अब, तो उसके साथ डील करना बहुत पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है। अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स, एक तो इंडिविजुअल पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और एक जो आसपास में जो कम्युनिटी है, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ऑल्सो द कम्युनिटी जहाँ पर रहते हैं, तो वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। और मुश्किलें तो बहुत रहता है, क्योंकि एजुकेशन के लिए, यू नो, लाइक ऑटिस्टिक बच्चे का जब हम डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद हम यदि उसके साथ ठीक से काम शुरू कर सकते हैं तो ट्रिमेंडस चेंजेस हो सकता है। आई मीन अनइमेजिनेबल जो चेंजेस होता है, मगर उसके लिए अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन और एजुकेशन का ज़रूरत होता है, और उसका अभी भी बहुत कमी है। ऑफ कोर्स हम जब काम शुरू किए थे 25 इयर्स बैक, उससे लेकर अभी तक तो बहुत कुछ देश में शुरू हुआ है, बट वो भी इनफ नहीं है, बिकॉज द नंबर्स ऑफ पीपल जिसका ऑटिज्म है, एटलीस्ट कम से कम 100 में एक बच्चे का ऑटिज्म होगा, तो उस हिसाब से हमारे पास सर्विसेज नहीं है। एंड अभी तक रेगुलर स्कूल्स में बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे को उतना विलिंगली लेने नहीं मांगते हैं। जो बच्चे स्कूल ख़त्म करते हैं, कॉलेज में उसको उतना आसान से नहीं लेते हैं, और जो बच्चे रेगुलर एजुकेशन नहीं कर सकते हैं, जिसको और स्पेशलाइज एजुकेशन का ज़रूरत है, उसके लिए भी उतना नहीं है। बट वन मोर थिंग आई वांट टू क्विकली से इस कि आप पूछे कि सोसाइटी में क्या होता है, जो डॉक्टर गुलाती ने अभी मेंशन किया कि ऑटिज्म का एक मैनिफेस्टेशन है बिहेवियर्स, तो इसमें बिहेवियर्स थोड़ा अलग होता है, और वो जो बिहेवियर्स है वो दोज आर साइंस ऑफ यू नो मे बी एक्साइटमेंट, या तो टेंशन और एंजाइटी, और जस्ट यू नो वही है उसका कम्युनिकेशन का तरीका, मगर सोसाइटी उसको नहीं समझता है। तो जब किसी बच्चे को ऑटिज्म रहता है, सोसाइटी देखकर सोचता है ये अजीब बच्चा है, और इस बच्चे का बिहेवियर्स को, पेरेंट्स को किसी तरीके से बंद करना चाहिए। आई एम ऑल्सो अ पेरेंट एंड आई नो दैट वन ऑफ द अबाइडिंग थिंग्स जो हम ऑलवेज सुनते रहते हैं कि आप बुरा माँ है, आप अच्छे माँ होते थे तो बच्चा ऐसा नहीं करता था।
तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो पेरेंट्स ऑफ ऑटिस्टिक बच्चे को डील करना पड़ता है। द कॉन्स्टेंट मैसेज फ्रॉम सोसाइटी कि आप बुरे पेरेंट्स हो, आप माँ बाप ठीक नहीं हो, इसीलिए आपके बच्चे ऐसे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं बच्चे को नहीं और उसके परिवार को नहीं बल्कि समाज के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। फिलहाल जोधपुर से प्रवीण जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रवीण जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। प्रवीण जी, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो सवाल पूछें। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर रॉय, ये बताएं, जब भी ये बात आती है कि काफ़ी हद तक जब लक्षण उत्पन्न होते हैं, हालांकि शुरुआती सालों में अधिकतर मामलों में लक्षण आते हैं, लेकिन माता पिता को पहचानने के लिए क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, किस तरह के बदलाव हों तो उनको ये मान लें कि डॉक्टर के पास जाना है या कुछ नॉर्मल नहीं है? ये बहुत ज़रूरी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बीमारी के लिए सबसे पहले जो बच्चे को प्रॉब्लम होता है डिलेड स्पीच से। 12 महीने यानी कि 1 साल तक बोलना नहीं आया, 12 महीने तक कोई इशारों से ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते हैं, 16 महीने तक एक भी सिंगल वर्ड, सिंगल मीनिंगफुल वर्ड, एक भी अर्थपूर्ण शब्द न बोलना, 2 इयर्स तक 24 महीना तक 2 वर्ड सेंटेंस विद मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बोल पाना। ये अर्ली रेड फ्लैग्स है। ये 3-4 चीज़ अगर बच्चों में देखा गया, इसको इमीडिएटली डॉक्टर को बस ले जाना है। 2 चीज़ देखना है, बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है क्या नहीं, सुनता है क्या नहीं बच्चा, एंड सेकेंडली बच्चे का ऑटिज्म का कोई फीचर्स है क्या नहीं। ये है बच्चे का अर्ली फीचर्स, क्योंकि बाकी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, रिपीटेटिव बिहेवियर से, वो बाद में आता है। सबसे पहले आता है लैंग्वेज डोमेन में जो चेंजेस। जी डॉक्टर शेफाली गुलाटी, हमारे दर्शकों के ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं। कुछ ईमेल हैं जिन पर हम चर्चा चाहेंगे। कुमकुम लाभ हैं, काफ़ी लंबा ईमेल इन्होंने लिखा है। इन्होंने अपने ग्रैंडसन के बारे में लिखा है, पोते के बारे में लिखा है, और ये जानना चाहते हैं कि वो अगले 3 महीने में उसकी उम्र 7 वर्ष की हो जाएगी, और लगभग 3 साल पहले ये पता चला कि इस बच्चे को ऑटिज्म है। हुआ ये कि वो एक तो डिलेड स्पीच की बात थी, दूसरा इनको अंदाज़ा तब हुआ जब वो मिक्सर या कुकर की जो आवाज़ होती थी घर में, तो उससे वो घबरा जाता था। उसने अल्फ़ाबेट्स, शेप्स, कलर्स वगैरह वो अच्छे से बताता था, कार्स को भी अच्छे से आइडेंटिफाई करता था। अब वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वहाँ एक ऑटिस्टिक स्कूल में जाता है, और वहाँ अभी भी जो इनको जो दिक्कत आ रही है वो ये कि वो बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं बताता। जैसे उसको अगर टॉयलेट जाना है तो नहीं बताएगा, उसे भूख लगी है तो नहीं बताएगा, और वो सोशलाइज नहीं करता, भीड़ उसे पसंद नहीं आती, कभी कभी रोता भी है। AC, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, कुकर, ये कुछ भी उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। और अब थोड़ा बहुत उसने बोलना शुरू किया है, वो स्टोरी बुक्स पढ़ता है, कंप्यूटर पे अच्छे से टाइप करता है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो लोगों को जिनको नहीं मालूम, उनको शायद सुन के लग रहा होगा कि एक तरफ ऐसा भी है और एक तरफ ऐसा भी है। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में थोड़ा सा ये भी बताइए। इस कार्यक्रम के बारे में रिसर्च करते हुए ये भी पता चला कि दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े संगीतकार, कलाकार, वो भी ऑटिस्टिक थे। तो ये क्या है मामला? ऑटिज्म एक एनिग्मा है, उसके बारे में क्लियरली मालूम नहीं है, एक कंफ्यूजन लोगों में रहता है। बेसिकली क्या है, इसमें 2 मेजर चीज़ें हैं। सोशल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स सामाजिक प्रतिक्रियाएं और जो संचार का बेसिकली उसमें हानि होती है, और दूसरा उसमें होता है कि उनमें स्टीरियोटिपिक कोई बिहेवियर होता है, कोई बच्चे अपने हाथ हिलाते रहेंगे या बॉडी को शेक करते रहेंगे या मुंह हिलाते रहेंगे, कोई बिहेवियर, और सेंसरी संवेदी इश्यूज होते हैं। सोशल कम्युनिकेशन जो बता रहे हैं उसमें क्या होता है, ये बच्चे जब हम बात कर रहे हैं आपस में, हम जनरली एक आंख से आंख का इंटरेक्शन रहता है, कॉन्टैक्ट रहता है, ये बच्चे अवॉइड करते हैं आई कॉन्टैक्ट के लिए, आंख से आंख मिलाने के लिए नहीं। जब आंख नहीं मिलाते तो क्या सुन रहे होते हैं? वो सुन रहे होते हैं, लेकिन कई बार वो प्रिटेंड टू बी डेफ, वो माँ बाप की बातें कई बार सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। उनकी सुनवाई का जांच नॉर्मल होता है, लेकिन उनकी इच्छा होती है तो सुनते हैं, इच्छा होती है नहीं सुनते हैं, और वो अपनी चीजें बोल नहीं पाते हैं। जैसे डॉक्टर शेफाली, बहुत से माँ बाप को लग सकता है कि बच्चे उनकी बात पढ़ाई को लेकर नहीं सुनते। एक इशू है, ये डिफरेंस कैसे होगा? एक इशू है, ये सारी जो व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें हर बच्चे में ये प्रॉब्लम्स थोड़े समय के लिए रह सकते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम। जब ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम रहे, तब ये कंसर्न वाले एरिया में आ जाते हैं। क्योंकि खासतौर पर किशोरावस्था में जब बच्चे होते हैं तब तो वो अक्सर माँ बाप की बातें नहीं पसंद करते बेसिकली। एंड जैसे आपको अभी बताया कि कर्नल रॉय ने कि अगर वो बोलना का में डेट हो रहा है कि 2 वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है 2 साल पे, लेकिन कभी भी किसी समय पे लॉस ऑफ लैंग्वेज हो,
कोई शब्द बोल रहा हो और रिग्रेस हो जाए, वो भूल जाए बाद में, दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न टू एडिशनली। और इनकी थोड़ी अबनॉर्मल, जैसे आपने बताया कि कुकर की सीटी है, इन लोगों की थोड़ी अबनॉर्मल चीजें कई बार मतलब थोड़ी अबनॉर्मल नहीं, भिन्न बोलना चाहिए, अब नॉर्मल कोई शब्द नहीं है, भिन्न है दूसरों से, कि कई चीजों के लिए उनके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। कई बार वो एक पर्टिकुलर एंगल से चीजों को देखते हैं, कोई पर्टिकुलर स्मेल करते हैं। कई बार हर, जैसे आप सोप है, साबुन को लेकर स्मेल करेंगे, कईयों को पानी के अंदर हाथ देने का है, नहाना नहीं है, या बिल्कुल एडवर्स है। कई लोग पेन के लिए बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं, सुई लगाया रो नहीं रहे। दूसरी तरफ से सम पीपल यू नो आर इनसेंसिटिव, बुरा, और दूसरे बिहेवियर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, अपनी चीजें बता नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें भिन्न हैं, एंड अगर ये भिन्न मेजॉरिटी ऑफ टाइम के लिए रहे तब बिकम्स अ इशू ऑफ कंसर्न। अदरवाइज हम सबको लगता है हमारे बच्चे ऐसे प्रॉब्लम में है। इसी में एक और बात, उनका पूरा जो प्रश्न है वो इस बात पर आकर टिक जाता है कि क्या ये जो इनका पोता है, कुमकुम जी का सवाल जो था कि क्या ये कभी ये इंडिपेंडेंट हो पाएगा और क्या इस पे सुधार भी होगा। एक और सवाल, हम शैलेंद्र हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी ये पूछा कि क्या ऑटिज्म क्योर हो सकता है। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब किसी को ऑटिज्म हुआ है तो वो लाइफ लॉन्ग उसको प्रॉब्लम्स रहेंगी। प्रॉब्लम्स हर एज पे बदलती रहेंगी, इश्यूज हर एज में बदलते रहेंगे, और हम लोग एज पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट विद साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सब गाइड कर सकते हैं और वो चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन एंड इंटरवेंशन। लेकिन एज ऐसे बढ़ती जाएगी, डिफरेंट इश्यूज रहेंगे। पर अगर ये कहा जाए कि जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो आउटग्रो कर जाएगा, वो एक गलत है, वो एक भ्रम है। आपने देखा है माय नेम इज खान में शाहरुख खान को बहुत परेशान हो गया जब वो काजोल को येलो ड्रेस में देखते हैं। तो अब आप यू कैन नॉट फोर्स हिम टू कीप लाइकिंग द येलो ड्रेस, यू विल हैव टू अवॉइड, मतलब वो येलो ड्रेस उसके पास लानी नहीं है। इनको पर्टिकुलर रूटीन्स पसंद है, कुछ खाना है कुछ नहीं खाना, यू कैन नॉट फोर्स देम। हमें अडाप्ट करना है, हमारी पांचों उंगलियां भिन्न है, हमें बदलना है, अडाप्ट टू देम। पांच उंगलियां भिन्न है। हमारे कई बार बॉयज बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो हम उनको एडजस्ट करते हैं ना, हम कोई नौकरी नहीं छोड़ देते, तो इसलिए वी हैव टू एडजस्ट। ये तो हमारा अपना बच्चा है, ये हमारे नॉर्मल जैसे तरीके से पढ़ाते हैं वो नहीं समझ रहे हैं, तो हमें पढ़ाने का तरीका डिफरेंट करना है। ये हमारी बोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो विजुअल उसको क्यूज देके पढ़ाना है। जी, कुछ और बातें आपसे जरूर जानेंगे, उससे पहले विनय कुमार जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। विनय जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी विनय जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा बच्चा 2 साल का है, हाँ जी मैडम, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा 2 साल का है, वो अभी बैठ भी नहीं पा रहा है और ना ही चल पा रहा है। जब उससे बात करता हूँ तो जो इधर लेफ्ट से जब बात करता हूँ तो राइट की ओर देखता है, राइट की ओर बात करता हूँ तो लेफ्ट की ओर देखता है, मतलब कोई इस तरह से बिहेव नहीं करता है। तो मैडम मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो पाएगा? जी डॉक्टर रॉय, इनका बच्चा 2 साल का है, ठीक से बात नहीं कर पाता, और जो इन्होंने लक्षण बताए कि लेटता ज़्यादा है, बात ठीक से फॉलो नहीं करता, क्या आपको लगता है कि क्या कंडीशन हो सकती है? 2 साल तक बच्चे को 2 शब्द बोलना चाहिए था, मीनिंगफुल वर्ड्स, 2 वर्ड्स मीनिंगफुल सेंटेंस बोलना चाहिए था बच्चे को। अभी देखना है बच्चे का पहले कब बोला था, 12 महीना था, यानी कि 1 साल तक पहले बोलना शुरू किया कि नहीं, 2 साल तक बच्चा 1-2 शब्द का इस्तेमाल कर पाया कि नहीं। इसके बाद और बच्चे को ध्यान देना है, इसका बाकी जो बिहेवियर है, बच्चे के माता पिता के आई कांटेक्ट, नज़र मिलाता है कि नहीं, बच्चा अपने दुनिया में ही रहता है कि नहीं, अपने आप खेलता रहता है कि नहीं, ये सब चीज़ देखना है ऑर्गेनिक से। ये अगर एक चीज़ है तो बच्चे को जरूर ऑटिज्म के लिए स्क्रीनिंग का जरूर। डॉक्टर शिफाली, क्या करना चाहिए इन्हें? एक्चुअली आपने बोला है कि वो चल नहीं पा रहा है, तो वो एक इशू है देखने के लिए कि उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट का जो है वो उसका विकास भी नहीं हुआ है, तो उसमें क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। कई बार डिलेड डेवलपमेंट होता है, सेरेब्रल पॉलिसी वगैरह चीज़ है, उसमें हो सकता है। तो बच्चे को आप प्लीज़ एक पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को। वो ऑटिज्म हो सकता है, लेकिन जब आप बोल रहे हो कि शारीरिक रूप से विकास में प्रॉब्लम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेरेब्रल पॉलिसी वगैरह चीज़ों को रूल आउट करा जाए पहले। और मानसिक विकास की जब भी बात आती है तो मानसिक विकास से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर जागरूकता के बारे में जो बात है वो ये कि हमें कई बार ये पता ही नहीं चलता कि ये समस्या मानसिक विकास से जुड़ी है या शारीरिक विकास से जुड़ी है। इस पर भी चर्चा करेंगे और क्या करना है, और ख़ास तौर पर ऑटिज्म अगर किसी को है तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं सरकार की ओर से और चिकित्सीय सुविधाएं क्या हैं, उस पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए।
बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। एक तो गरीबी के हालात और उस पर बढ़ती उम्र, ऐसे में एक बुजुर्ग को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भला क्यों तरसना पड़े। बढ़ती उम्र का सहारा बनेंगे, जरूरत पे हम हर कदम साथ हैं। भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 से 79 वर्ष के बीपीएल बुजुर्गों को 200 रुपए महीना, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु पर 500 रुपए महीना पेंशन देती है। मेरी पेंशन मेरा सहारा। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। ये लो अम्मा, तुम्हारे लिए लाठी। जिंदगी में घटे किसी हादसे का मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान जाए, यही मानना है गायत्री का। एक हादसे में मैंने अपना पति तो खोया, मगर हिम्मत नहीं हारी। मुसीबत की इस घड़ी में मेरी मददगार बनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। योजना के तहत 40 से 79 साल तक की बीपीएल विधवाओं को 300 रुपए महीना पेंशन दी जाती है। जिंदगी अब हारेगी नहीं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की और ख़ासतौर पर ऑटिज्म की। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले केरल की उस दुखद घटना के बारे में और जानकारी जो आज सुबह केरल में घटी। केरल के कोल्लम में पुट्टिंगल मंदिर में आज आग लगने से 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा आज तड़के करीब 3:30 बजे हुआ। हादसे में 200 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि मंदिर में उत्सव के दौरान आतिशबाजी की वजह से ये हादसा हुआ। केरल में 4 दिनों बाद नए साल का उत्सव मनाया जाना है। उससे पहले यहां पूजा का आयोजन होता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां जमा थे। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। केंद्र ने इस मामले में राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करने का आग्रह किया है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि कोल्लम के मंदिर में आग दुखद और दिल दहलाने वाली घटना है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वी.एस. शिवकुमार ने कहा है कि मरीजों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। The accident occurred at 3:30 at Kollam. At that time, we have already given all directions to the director and the DMO Kollam and all the superintendents of the concerned hospitals. We are giving all support to the injured people. District Collector
Kollam is convening a meeting with the police officers. After that, we decide for the postmortem and other things. केरल की इस दुर्घटना पर हम समय समय पर जानकारी आपको देते रहेंगे और अब लौटते हैं वापस टोटल हेल्थ में चर्चा में। डॉक्टर शेफाली गुलाटी, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि अब ऑटिज्म अगर डायग्नोज हो जाए तो पहली चीज़ तो ये है कि ये सब जो लक्षण जो आपने बताए और जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शक ने भी अपने बच्चे को लेकर जो बात की, कब और कैसे तय होता है कि कोई बच्चा ऑटिस्टिक है? जैसे हमने डिस्कस किया है, जो कंसर्न वाले इश्यूज हैं जिसको दोबारा मैं दोहराऊंगी नहीं, वो पेरेंट्स लेकर आएंगे जब डॉक्टर के पास, तो जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल बेस्ड होता है। उसके लिए कोई फैंसी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ महंगे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो सवालों पे बेस्ड होते हैं और बच्चे के व्यवहार जो हम पेरेंट्स से पूछते हैं और खुद ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे वो स्टैंडर्डाइज टूल के बेसिस पे डायग्नोसिस होता है। और फालतू के एलर्जी के टेस्ट, हैवी मेटल के टेस्ट और वो सब चीज़ों से कोई डायग्नोसिस नहीं होता। तो ये आपको किसी जो ट्रेन पर्सन है उसके पास जाना है। इसी को डायग्नोसिस इंश्योर करने के लिए अप्रोप्रिएट हो, हम लोगों ने एक टूल बनाया है डायग्नोसिस के लिए, ऑटिज्म के लिए। हिंदुस्तान के अपने कल्चर हमारे डिफरेंट है विदेशों से, उसके बेस पे, और उसका एक मोबाइल ऐप बनाया है ताकि हमारे देश के पिछड़े इलाकों में भी कोई भी फिजिशियन उसको डायग्नोस कर पाए वो टूल को यूज करके। और 28 अप्रैल को वो लॉन्च होगा। दूसरी बात यह है, जब भी आपके डायग्नोसिस ये डॉक्टर ने किया, जिसके अंदर ये फालतू के टेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ये व्यवहार को ऑब्जर्व करना और हिस्ट्री से लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखिए कि हमारे पास जब बच्चा आया है उसके लिए वो अबनॉर्मल सिचुएशन है, अस्पताल हम जाते हैं, हमारे को भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, तो उनका भी व्यवहार में वैसे ही वो थोड़े से भिन्न है तो और विचलित हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा हिस्ट्री पे रिलाई करना पड़ता है आप पेरेंट्स के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जब डायग्नोसिस होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं जिसके लिए दवाई दे सकते हैं और क्या इश्यूज हैं जिसके लिए नहीं है। और बहुत कम ही इश्यूज हैं जिसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं। अगर उसको दौरे पड़ते हैं साथ में, उससे जस्ट पहले एक बताएं, कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं 1/3 बच्चों में। इनमें मानसिक रूप से समझ की कमी तो 75 to 80% बच्चों में होती है। कुछ में दौरे पड़ सकते हैं। 75% में अंदर स्लीप की प्रॉब्लम होती है, उनको नींद जल्दी नहीं आती और रात को ज्यादा उठते हैं और उससे बच्चे को भी प्रॉब्लम है, उनके भाई बच्चों को भी प्रॉब्लम है, माँ बाप की भी लाइफ की क्वालिटी में प्रॉब्लम है और साथ में और लोगों में एक और बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं। और आफ्टर दवाइयों का, जब ये नींद नहीं आना उसकी दवाई दे सकते हैं, दौरे की दवाई दे सकते हैं, अटेंशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत तोड़ मोड़ कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, और हाइपर एक्टिव है, ज्यादा है बहुत ज्यादा, तो हम कुछ दवाई शुरू करते हैं फॉर सम टाइम, ताकि वो जो हम बाकी इंटरवेंशन कर रहे हैं, बिहेवियर इंटरवेंशन, उन पे वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। बट मेन स्टेज जो है ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म इज द पेरेंट, जिनको हम गाइड करते हैं बिहेवियर इंटरवेंशन और बहुत सारे सेंसिटिव इंटीग्रेशन वगैरह के हिसाब से। जी अवस्थी जी, ये तय हो गया एक बार कि माता पिता को ये पता चल गया कि बच्चे को ऑटिज्म है, उस बच्चे के जीवन को सरल बनाने के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और दी जा सकती हैं? देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बिंदु जरूर उस पर बल देना चाहूँगा। हमारा पूरा देश ग्रामीण क्षेत्र में बसता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण पेरेंट्स हैं, यानी जो माँ बाप हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो कहाँ ले जाएं बच्चों को। डॉक्टर रॉय ने सही बताया कि 1 साल में बच्चे को चलना चाहिए और दूसरे साल में बच्चे को बोलना शुरू कर देना चाहिए। ये बिंदु ग्रामीण जो हमारे माता पिता हैं उनको बहुत समझने की ज़रूरत है कि जहाँ भी बच्चे में अगर वो जरा भी कोई ऐसा देख रहे हैं कि उसमें बच्चे में चलने में, बैठने में, कमर सीधी रखने में या फिर बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उस बच्चे का कैसे उसको आगे ले जाना ये एक बड़ी समस्या रहती है। हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से जो ANMs हैं, जो गाँव में जो हमारी ANM हैं, उनके लिए ये निर्देश है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कि ऐसे बच्चों को वो आइडेंटिफाई करें। मेरा निवेदन इस शो के माध्यम से ये होगा कि ऐसे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपने नियरेस्ट जो भी पास में PHC CHC है, जो भी पास में जो भी डॉक्टर है उसके पास ले जाएं और उन किसी भी डॉक्टर में जहाँ भी नियरेस्ट अवेलेबल है, जहाँ भी निकटस्थ है, वहाँ ले जाएं और उनको बताएं कि उनके बच्चे में ये दिक्कत है। वो डॉक्टर उनको जो है सलाह दे सकते हैं कि उस बच्चे के लिए आगे क्या करना है। अगर वो जिला अस्पताल तक ले आए और वहाँ बच्चों के डॉक्टर, जिसको हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं, बच्चों के डॉक्टर तक ले आए,
तो उसका फिर फर्क पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को अगर वो नहीं दिखाएंगे, आइडेंटिफिकेशन यानी उसका जो है समझ नहीं होगी, तो आगे नहीं ले जा सकेगा। हम अपने डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में अक्सर ये कहते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी जल्दी से जल्दी ये पकड़ में आ जाए कि बच्चे में ये बिंदु है, तो उसका जो है, जैसा मैडम ने कहा, इलाज तो नहीं है, लेकिन उसका जो रिहैबिलिटेशन है वो काम शुरू हो सकता है। आपने जो मेन बिंदु ये पूछा है कि ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, तो अभी हमने आपको बताया कि ऑटिज्म का सर्टिफिकेट अब इशू करने के लिए हम निर्देश हर जिला अस्पताल में दे रहे हैं और उसकी व्यवस्था जो है अब बन जाएगी। एक बार सर्टिफिकेट यदि ऑटिज्म का बन जाता है तो उस बच्चे को स्कूल में विशेष रूप से जो है दाखिले में उसको लाभ मिलेगा। दूसरा, ऐसे बच्चों को जो है हम इंश्योरेंस, हमारी निर्भया इंश्योरेंस स्कीम है जो नेशनल ट्रस्ट चलाता है, उसके माध्यम से जो है हम उन बच्चों को जो है 1 लाख तक की इंश्योरेंस दे सकते हैं सालाना, वो व्यवस्था होगी। इन बच्चों के लिए, ऑटिज्म से जो हमारे ग्रसित बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग किट्स भी डेवलप कर रहे हैं, यानी उनको हम निःशुल्क जो है किट देंगे उनके पढ़ने, सीखने और उनके मानसिक विकास के लिए, वो व्यवस्था भी होगी। और आगे बच्चे ये चलकर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पॉजिटिव हों, उनकी जो है एनर्जी पॉजिटिव वे में चले, उसके लिए निश्चित रूप से कभी कभी जो है स्पेशल टीचर्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उनसे इंटरेक्ट करके उनको आगे ले जा सकेंगे। लेकिन मेरा फिर से बिंदु, मैं वापस उसी बिंदु पर आ रहा हूँ, जैसे ही किसी भी पेरेंट के अपने बच्चे में कोई भी एबनॉर्मल कह लीजिए या जो भी डिलेड अगर कोई साइंस है, यानी कोई अगर देर से चीज आ रही है, बैठ नहीं पा रहा है, गला सीधा नहीं कर पा रहा है, कमर सीधी नहीं कर पा रहा है, उठ के बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है और फिर बोल नहीं पा रहा है, तो निश्चित रूप से उसको किसी बच्चे के डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर के सामने जरूर लेके जाए। मेरी बरुआ जी, ये बताइए, जो अवस्थी जी ने जो बात कही कि उसको कहाँ लेके जाना है, लेकिन ये तमाम चीज़ों के बावजूद इतनी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, इलाज है, मदद भी कई बार मिल सकती है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। ऐसी कोई बात होते ही पता चला कि बच्चा ऑटिस्टिक है, बहुत से माँ बाप छुपाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी उन्हें झिझक और शर्म महसूस होती है। जो आपने शुरू में कहा था कि माँ को ये सुनना पड़ता है कि भाई तुम लोगों में ही कोई कमी होगी, इस वजह से बच्चा ऐसा, ये सब कुल मिला के ऐसा हो जाता है। अब ऐसे में किसी भी NGO की, स्वयंसेवी संस्था की भूमिका क्या होती है, और जो लोग अभी तक नहीं गए हैं किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी सरकारी संस्था के पास मदद के लिए, वो कैसे पहुंचेंगे? आपके जरिए पहुंचेंगे या आप उनको काउंसलिंग करेंगी? क्या होगा इससे? एक तो है, आप जो स्टिग्मा के बारे बोले हैं, ये जो पेरेंट्स छुपाते हैं, माँ बाप छुपाते हैं, वो छुपाते हैं क्योंकि सोसाइटी बोलते हैं कि जो डिसेबल्ड है, छुपाने में 2 बातें हैं। हाँ। पहली बात, माफ कीजिए रोक रहा हूँ, पहली बात तो ये उनको लगता है कि शायद ये जो अवस्था है वो ठीक ही नहीं हो सकती, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो अब ऐसा ही है बच्चा। लेकिन ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ बैठे हुए आप सब लोगों ने बताया है। तो पहली बात तो ये है, वो इसलिए छुपा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि उनको लगता है कि उनके अंदर जैसे कोई कमी है। जरा बताइए अब वो कैसे बाहर निकले इससे? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन स्टिग्मा के पीछे जो रहता है वो है अ शेम, दैट ये एक शर्म होने का बात है, समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। बिकॉज जिसके पास, सपोजिंग यू नो, लाइक कॉमनली सोसाइटी में जब हम देखते हैं किसी के घर में कोई अलग तरीके का है, लोग कैसे उसको देखते हैं? एक बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं। पीपल लुक एट डिफरेंसेस इन अ वेरी स्टिग्मेटाइजिंग मैनर। तो डिसेबिलिटी में वही होता है, ये नहीं कि उसका कुछ तो नहीं होगा। ये व्यवहार कैसे बदले, ये सोच कैसे ये तो सोसाइटल चेंज से होगा। अच्छा, दिस इज अ ब्रॉड सोसाइटल चेंज। ये माँ बाप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, बट यस, माँ बाप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बाय एक्सेप्टिंग द चाइल्ड कि मेरा बेटा डिसेबल है, ऑटिस्टिक है, दुनिया कोई बात कुछ नहीं। भी कहे, लेकिन मुझे अपने बच्चे का इलाज भी कराना है और उसे आगे बढ़ाना है। दुनिया जो भी सोचे, मेरा बेटा जो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, एंड उसीलिए हम जो करते हैं एज एन NGO, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो एम्पावर करना, पेरेंट्स को वो स्ट्रेंथ देना दैट आपके बच्चे का ऑटिज्म है, ये दुनिया इज नॉट अ एंड ऑफ लाइफ। अभी भी आपके सामने एक लाइफ है। जो बेटा को डायग्नोसिस के पिछले वाले दिन में जो बेटा को आप प्यार करते थे, आप डायग्नोसिस के बाद वही बेटा है, ये चेंज नहीं हो गया है। तो वो उस चेंज को लाना और एम्पावरमेंट को लाना, और उसके ऊपर सबसे बड़ा चीज़ जो NGOs करते हैं, पेरेंट्स को ऑटिज्म क्या है वो समझना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिसेबिलिटी है। ये आप जैसे एक आपको ईमेल जो भेजे हैं उसमें कितना अलग अलग तरीके का मैनिफेस्टेशन दिया हुआ है।
तो ये समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जब अपने बेटे को या बेटी को समझेंगे तभी हम इसके लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरी तरफ इस पे थोड़ा सा एक बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा आप ये भी बता दें कि माँ बाप को कहीं ये बात भी आनी चाहिए, ठीक है मैं दुनिया की परवाह ना करूं लेकिन उनको एक भरोसा भी होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। ये भरोसा कहां से आएगा? सरकार से आएगा, एनजीओ के जरिए आएगा, कौन देगा उनको ये भरोसा? ये भरोसा तो एज एन एनजीओ हम क्या करते हैं, हम बाकी पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और 50 पेरेंट्स हैं जो हमारे तरह है, तो उसी से उसका वो चेंज हो जाता है। अवश्य जी, मैं चाहता था आप एक छोटी सी टिप्पणी दें क्योंकि एक ब्रेक भी लेना है। जी इसमें देखिए ये तो एक माइंडसेट की बात है, हमको अपनी सोच बदलनी है। ये सरकार की तरफ से भी आएगा, चाहे वो कहीं भी हो, हम ग्राम प्रधान की तरफ से भी आएगा, हमारे जितने पढ़ने लिखने वाले टीचर्स और हमारे शिक्षित समाज है उसमें भी आएगा, पेरेंट्स में भी आएगा, एनजीओज में भी आएगी। तो पूरे समाज को चेंज करने की बात है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देश हमारा भारतवर्ष जो देश है वो बदल रहा है। मैं भी अब इस सेक्टर में कुछ मेरा समय हो गया है, मुझे ये लगता है लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। जहाँ भी हम सहयोग के लिए मांगते हैं लोग पॉजिटिवली उसको जो है आगे आकर सहयोग करना चाहते हैं। पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि उनको अब झिझकना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए और अपने बच्चे को ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां पर उसकी व्यवस्था हो। ऑटिस्टिक चाइल्ड जरूरी नहीं कि वो अच्छा नहीं करेगा, बड़े बड़े लोग ऑटिस्टिक रहे हैं तो वो अच्छा कर सकता है, हो सकता है म्यूजिक में ही अच्छा करे, हो सकता है वो गाने बजाने में अच्छा करे। तो ये तो ले जाने वाली बात है, पेरेंट्स को आगे आना है, झिझक दूर करनी है और समाज को अपना माइंडसेट बदल देना जी। और ऑटिस्टिक बच्चा अगर आपके घर में है तो ये पहचानने की जरूरत है कि उसमें कौन सी खूबी या गुण छुपा हुआ है जिसे उभार कर उसको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म के बारे में। ये चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। क्या आप जानते हैं बाजार से खरीदी गई वस्तु या ली गई सेवाओं के बदले बिल न देने पर, किसी भी वस्तु की उसकी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत लेने पर, गलत या भ्रामक विज्ञापन देकर वस्तुओं को बेचने पर, खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर, आप अपनी शिकायत कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र से कर सकते हैं। शिकायत का ब्यौरा अपने पास संभाल कर रखें। यदि आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर संपर्क करें। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। पति की मौत यानी औरत की जिंदगी में गहराता अंधेरा, उस पर गरीबी के काले बादल भी घिरे हुए हों तब अंधियारे बादल छट जाएंगे, जरूरत पे हम हर कदम साथ हैं। भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 40 से 79 साल तक की बीपीएल विधवाओं को 300 रुपए महीना पेंशन देती है। मुझे मेरी पेंशन नियम से मिल रही है। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑटिज्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 618 में हमने आपसे पूछा था कि अगर पाचन संबंधी समस्या हो तो इनमें से कौन सी परेशानी नहीं होती। 4 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊंचा सुनाई देने की समस्या नहीं होती पाचन संबंधी समस्या होने पर। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि ऑटिज्म के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, ऑटिज्म और मानसिक अक्षमता एक ही अवस्था है। ऑप्शन बी, उम्र बढ़ने के साथ ऑटिज्म खुद ही ठीक हो जाता है, इलाज की आवश्यकता नहीं होती। या फिर ऑप्शन सी, आंखों से संपर्क स्थापित न करना और सही समय पर बच्चे का बोलना शुरू न करना ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 618 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्री अवस्थी जी से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। अवस्थी जी, इनमें से आज के एक लकी विनर का नाम और उनके शहर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। लकी विनर है श्रीमती विमल गायकवाड़, P3 मंजिल पैलेस, जौरा डिस्ट्रिक्ट, रतलाम से। जौरा रतलाम, अभी मैं रतलाम घूम के आया हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि ये रतलाम से हैं। और इनका मोबाइल नंबर है 9424। जी, इसके आगे का मोबाइल नंबर हम नहीं बताएंगे। अवस्थी जी धन्यवाद। इनको बहुत बधाई, विमल जी को बहुत बधाई। जी, श्रीमती विमल गायकवाड़। विमल गायकवाड़ जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। लेकिन उससे पहले हम आपको केरल की जो दुर्घटना आज सुबह हुई है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे पास जो ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से केरल के इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि कोल्लम के मंदिर में आज जो घटना हुई है आखी ये दुखद और दिल दहलाने वाली घटना है। पीड़ितों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री VS शिवकुमार ने कहा है कि मरीजों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। और अब शुरू कर रहे हैं हम रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शिफाली गुलाटी, आपको बच्चों में कौन कौन से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं? मोस्ट कॉमनली सेरेब्रल पॉल्सी पाया जाता है, ऑटिज्म है और मानसिक जो अक्षमता है जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉमन है। जी डॉक्टर रॉय, ऑटिज्म की प्रेवलेंस कितनी है? इन इंडियन इट इज 14 per 1000 एंड मेल इज टू मेल ज़्यादा कॉमन है लड़कों में, 4:1 इसका डिफरेंस है। जी अवस्थी जी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आती हैं? ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी एक से अधिक डिसेबिलिटी जिसमें एक बच्चे में हो या पर्सन में हो। जी मेरी बरुआ जी, ऑटिस्टिक बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना कैसे संभव है? जैसे बाकी बच्चे आ सकते हैं, हम यदि उसके साथ अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर दे सकते हैं तो मोस्ट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म मेन स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकते हैं। शिफाली जी, ऑटिज्म के कौन से लक्षण होते हैं? उनके अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन जो है, उसमें जो संचार के प्रॉब्लम और सामाजिक प्रतिक्रिया में प्रॉब्लम होती है। उनका लैंग्वेज जो है, विकास जो है, बोलने का जो है लैंग्वेज, वो डिलेड होती है। जी डॉक्टर रॉय, क्या ये सभी लक्षण अगर न हो तब भी ऑटिज्म हो सकता है? सभी लक्षण एक बार नहीं भी मिल सकते हैं। सबसे पहले का जो लक्षण जो पहले भी मैंने बताया, मैडम ने बताया, लैंग्वेज
डिलेड लैंग्वेज, बोलना नहीं पाता, एंड किसी भी टाइम कोई सीखी हुई भाषा भूल जाना, ये पहले है। बात का जो व्यवहार है, जैसे स्टीरियोटाइपिक रिपीटेड बिहेवियर, वो सब बाद में आ सकता है। जी अवस्थी जी, क्या कोई सरकारी सुविधा लेने के लिए ऑटिस्टिक बच्चे को पहले सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा? यदि वो नेशनल ट्रस्ट के किसी भी एनजीओ जो उनकी अप्रूव्ड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू जाती हैं, तो वर्तमान में उनको इंश्योरेंस लेने के लिए केवल अगर वो प्रमाणित हो जाता है तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी तक व्यवस्था ही नहीं थी सर्टिफिकेट बनाने की, अब हम ये व्यवस्था जारी कर रहे हैं कि सीएमओ सर्टिफिकेट जारी करेंगे और उनको फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की सब सुविधाएं मिलेंगी। तो अब ये व्यवस्था लागू हो रही है। यही बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ऑटिज्म के लिए हमारे विभाग ने अभी हाल में लिया है। हमारे मंत्री जी ने निर्णय किया कि अब हम लोग तुरंत इसको जारी करें, और इसमें हमने इनक्लेन और ईसा दो टूल्स हैं। इनक्लेन जो एम्स ने डेवलप किया है, ईसा जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल NIMH है हैदराबाद में, उसने डेवलप किया, उनको हम जारी कर रहे हैं। मेरी जी, जब तक सर्टिफिकेट नहीं बनता तब तक कहाँ से मदद मिल सकती है बच्चे को और उसके परिवार को? अभी तो बस मोस्टली एनजीओ से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता है, बट सर्टिफिकेट से इसके फ़र्क नहीं होगा। सर्टिफिकेट से क्या होगा, पेरेंट्स को जो इनकम टैक्स रिबेट मिल सकता है, एजुकेशन में जो अकोमोडेशंस मिलता है वो मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट में 3% जो रिजर्वेशन अभी बाकी ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयर्ड और मोबिलिटी इम्पेयर्ड को मिलता है, उसमें ऑटिज्म भी शामिल होगा। तो ये सब बहुत और चीज़ें हैं जिसमें सर्टिफिकेट से हेल्प मिलेगा। डॉक्टर शेफाली, क्या ऑटिज्म में हर एक की नींद गड़बड़ रहेगी? जरूरी नहीं है। हमने अभी एक स्टडी की थी, उसमें 77% में था। पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जिन बच्चों में नींद ठीक नहीं रहती उनका दिन का व्यवहार और ख़राब होता है, तो वो नींद के लिए एक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर द चाइल्ड और उसकी फैमिली के लिए। जी डॉक्टर रॉय, अगर उग्र व्यवहार, अग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है तो क्या खुद ही शांत हो जाएगा? नहीं मैडम, अगर हाइपर एक्टिविटी, एग्रेसिव बिहेवियर है तो शॉर्ट टर्म गोल है, उसको बाकी जो ध्यान दूसरी तरफ के लेना है, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है तो उसके लिए दवाई भी जरूर हो सकते हैं। जी अवस्थी जी, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए अब नया क्या है और नया क्या होगा? देखिए, ऐसे बच्चों की शिक्षा या सभी हमारे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की शिक्षा के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन है। हम लोगों के हर स्कूल में स्पेशल टीचर्स होने चाहिए जो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स को हैंडल कर सकें। व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन पा रही हैं और उसमें व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, ऑटिज्म के लिए यदि जल्दी डिटेक्ट होकर थोड़ा स्पेशल उनका जो है टीचर्स के माध्यम से उनका इनपुट अगर मिल जाए तो फिर वो इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल हो सकते हैं। ये बच्चे जो है अपनी गति से जो है आगे भी बढ़ सकते हैं, केवल रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पेरेंट्स को डिले नहीं करना चाहिए। एक एक दिन वो जो डिले करते हैं या विलंब करते हैं वो उनके लिए भारी पड़ेगा। यदि बच्चे का डेवलपमेंट जल्दी से पता चल जाए ऑटिज्म है तो उसका डेवलपमेंट और बेहतर होगा। रिहैबिलिटेशन तुरंत शुरू करना होगा। जी मैरी जी, इन बच्चों का प्रशिक्षण और इलाज साथ साथ कब से शुरू कर दिया जाए? जिस दिन पता चलता है कि डायग्नोसिस हुआ है ऑटिज्म का। जी डॉक्टर शेफाली, ऑटिज्म का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। बच्चे का जो व्यवहार है उसकी हिस्ट्री पूछ के पेरेंट्स से और बच्चे को ऑब्जर्व करके किया जाता है। स्टैंडर्डाइज टूल है क्योंकि अंदाजे से नहीं है, उस हिसाब से चेकलिस्ट बनी है कि ये चीज़ें हैं तो ऑटिज्म है। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि हरों के बच्चे में ये सारे जो व्यवहार हैं वो कभी ना कभी रह सकते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम रहें तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे सारे भिन्न हैं और ये आप उसको भिन्न करके देखें और हमारे को हीन भावना नहीं होना चाहिए। और एक आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम इंटरनेट में डालेंगे ऑटिज्म शब्द तो 7.7 मिलियन हिट्स आता है। तो आजकल के जो पेरेंट्स जो जागरूक हैं, पूरे इवन गाँव में जब इंटरनेट की सुविधा है तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या पढ़ें बच्चे के अवेयरनेस के लिए। तो इसलिए हमने एक वेबसाइट है जो श्री नड्डा जी ने लॉन्च की थी 2004 में, जिसका अभी वेबसाइट एड्रेस है 2014 में 3 दिसंबर को, जिसमें m.pedneuroaims.org है, m.pedneuroaims
AIIMS.org, उसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में जाके ऑटिज्म के बारे में बहुत जानकारी है, वीडियोस वगैरह भी हैं, और 2 बुक्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में है पेशेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए पता करने के लिए कि ऑटिज्म क्या है, क्या कर सकते हैं। और एक और बुक है जिसमें कि क्या क्या जो इलाज अवेलेबल है उसका क्या एविडेंस है, क्योंकि पेरेंट्स को ज्ञान होना चाहिए। और ऑनलाइन उपलब्ध है फॉर फ्री डाउनलोड। इसमें एक बिंदु महत्वपूर्ण है कि ऑटिज्म कोई जरूरी नहीं है कि एक निश्चित लेवल पे हो, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, हायर लेवल भी हो सकता है, ये समझ। हमारा ये रैपिड फायर चल रहा है, अगला सवाल शायद ऐसे ही है। डॉक्टर रॉय, ऑटिज्म का जो प्रभाव है वो क्या सभी में एक जैसा होगा और उसकी गंभीरता? नहीं, इट डिपेंड्स, किसी किसी का माइल्ड है और डायग्नोसिस के बाद हम उसको सिवियरिटी असेस करते हैं। स्केल है चाइल्डहुड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्केल, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स। जी अवस्थी जी, क्या ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों के परिवारों को आर्थिक सहायता या केयर गिवर्स भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं? यस, ऑटिज्म जो यदि हाई ऑटिज्म का अगर बच्चा है तो उनको जो है हाफवे होम्स में भी व्यवस्था हो सकती है और डेली लिविंग के लिए उनकी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में है, यानी उनके पास भरा पड़ा परिवार नहीं है, माँ भी यदि काम कर रही है, फादर भी काम कर रहे हैं, तो वो डे केयर सेंटर्स हो सकते हैं। नेशनल ट्रस्ट ऐसी व्यवस्था करता है, एनजीओज भी ऐसी व्यवस्था करते हैं। जी, अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण हैं तो किसके पास जाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट? एक्चुअली जब डायग्नोसिस के लिए यू कैन गो टू ए न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन के पास जा सकते हैं, बहुत स्पेशल एजुकेटर्स है जो ट्रेंड है टू डू अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म। तो पूरा रेंज है, क्योंकि हमारे देश में सब जगह में एक पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम नहीं मिलेगा, तो उसका लिए वेट नहीं करना चाहिए। बट आई जस्ट वांट टू मेक वन क्विक पॉइंट कि ऑटिज्म में सिवियर भी रहता है, माइल्ड भी रहता है, बट इट डज नॉट मीन जिसका सिवियर है वो ऑलवेज सिवियर रहेगा। समबडी हु इज सिवियर टुडे वो एज एन अडल्ट इंडिपेंडेंट लाइफ भी लीड कर सकता है। सो कितना इंप्रूवमेंट होगा, इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का। आप शामिल हुए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है ऑटिज्म के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जानकारी भी है, जागरूकता भी है और लोगों के लिए सुविधाएं भी हैं। और जावेद अख्तर जैसा कहते हैं कि ज़ख्म तो हमने इन आँखों से देखे हैं, लोगों से सुना है कि मरहम होता है, तो ऐसी बात नहीं है, मरहम भी है, लेकिन बात यह है कि हमें वहाँ तक पहुँचना कैसे है। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, जैसा कि हम सब जानते हैं केरल में आज सुबह आग की एक भीषण दुर्घटना हुई है, उसके बारे में हम आपको ताज़ा जानकारी देना चाहेंगे। केरल के कोल्लम में पुत्तिंगल मंदिर में आज आग लगने से 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा आज तड़के करीब 3:30 बजे हुआ। हादसे में 200 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि मंदिर में उत्सव के दौरान आतिशबाजी की वजह से ये हादसा हुआ। केरल में 4 दिनों बाद नए साल का उत्सव मनाया जाना है, उससे पहले यहाँ पूजा का आयोजन होता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। और दिन भर इस दुर्घटना के बारे में हम आपको समय समय पर ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। और जैसा कि ताज़ा जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस दुर्घटना स्थल का दौरा करने जाएंगे। आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।